एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। और नोट्स आप लोगों को पता ही है कि हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी देखिए, अगर आप लोगों से बात करें यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो देखिए यूनिट 4 मेडिसिनल केमिस्ट्री की कह सकते हो आपकी सबसे लेंदी यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हम इसको एक सिंगल वीडियो में ही कवर कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो अगर इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाया जाए ना, तो मतलब शायद 10-15 वीडियो भी कम हो। बट 10-15 वीडियो को हम लोग यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में टोटल आप लोग को 4 सार पढ़ने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को स्टार ड्रग्स की बात करें तो अप्रॉक्स लगभग 8 से 9 या फिर लगभग 8 से 9 स्टार ड्रग्स पढ़नी है। लगभग मान के चलिए 7-8 होंगी, ठीक है। काउंट नहीं किया मैंने। और बहुत सारी फिर ड्रग्स हैं और बहुत सारे अलग अलग क्लासेज हैं। जैसे सबसे पहला जो मेन है वो हमारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आप लोग को पढ़ना है। दूसरा आप लोग को पढ़ना है एंटी साइकोटिक्स। और थर्ड आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे एंटी कन्वर्सेंट। तो देखा जाए तो 3 मेन टॉपिक है हमारे यहाँ पे, और ये तीनों हमारे आते किसके अंदर है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसके अंदर हमारी मेनली ये तीन क्लासेज हैं, और इनके अंदर हमारी ड्रग्स आती हैं। जैसे इसके अंदर बेंजोडाइजेपिन वगैरह बहुत सारी हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर जो बहुत ज़रूरी भी है, वो क्या होता है, वो है हमारा सार, सबसे पहली बात। और दूसरा हमारी स्टार ड्रग्स, मतलब कि यही ड्रग्स हैं जिनकी जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं उनका नाम आप याद कर लीजिए, बट उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह आप याद करोगे तो उतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तो उतना नहीं हो पाता है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान समझिएगा कि हम लोग फोकस किस पे करेंगे। हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे हर एक क्लास का, ठीक है, हर एक क्लास का अच्छे से। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टार ड्रग्स को, अपनी सिंथेसिस उसकी देखेंगे काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद हम लोग सार को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, ये जो नॉर्मल वाली ड्रग्स हैं इनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मतलब आपको हम नोट्स में शो कर देंगे। नोट्स में तो आपको सब मिल जाएगा। इसका बस आपको स्ट्रक्चर और यूजेज है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो बस यही सब बातें थी, और इन सब बड़ी सारी बातों के साथ हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, तो CNS का मतलब होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा क्या क्या देखने को मिलता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे CNS में ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, कोई हमें डिजीज होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ऐसी डिजीज जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करती है, उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमारी कुछ, अगर हम लोग डिजीजेस की बात करें तो हमारा देखिए, अब सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या है, ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि इनसोम्निया को यूज ट्रीट करने के लिए, मतलब कि जब नींद वगैरह ना आ रही हो बिल्कुल। एंटी साइकोटिक्स मतलब कि जो जब यहाँ पे थोड़ा साइकोटिक बिहेवियर देखने को मिलता है तब हमारी, ठीक है। फिर एंटी डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन वगैरह में। एंटी एपिलेप्टिक्स तो हमारा एपिलेप्सी हो गया, ठीक है। एपिलेप्सी क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। फिर एंटी पार्किंसन, एंटी एल्जाइमर, ठीक है। तो ये सारी हमारी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो ये देखिए, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एल्जाइमर, ये डिप्रेशन और ये सिजोफ्रेनिया वगैरह, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कहीं पढ़ी थी। आप लोग को याद है? याद तो होगा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर याद हो तो हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में इसको पढ़ा था ऑलरेडी। और जब मैंने वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इनसे रिलेटेड जो भी ड्रग्स होंगी उनको हम लोग अपनी फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री बेसिकली देखा जाए तो है तो फार्माकोलॉजी, बस ड्रग्स से इसमें स्ट्रक्चर वगैरह है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं, बाकी फार्माकोलॉजी में भी आपको इसको पढ़ना ही है। तो देखिए, वही सारी चीज़ें हैं कि इसमें या हमारी वो ड्रग्स आएंगी जो कि हमारा कह सकते हो मेंटल एक्टिविटी को मॉडिफाई करेंगी, कॉन्शियसनेस, मूड, बिहेवियर। भाई देखिए, हमारी बॉडी की हर एक चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारी दवाएं क्या करेंगी, उसको कह सकते हो पूरी तरीके से अफेक्ट करेगी। अब देखिए, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आती भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपना मेन जो है अपनी ड्रग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा दे रखा है वो है हमारा यहाँ पे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हमारी वो दवाएं हैं जो कि हमें यहाँ पे क्या होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे इनसोम्निया यानी कि जब भी हमें नींद वगैरह नहीं आती है तब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं।
अब देखिए, अगर आप लोग को पता हो कि भाई मान लीजिए कभी आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, तो नींद क्यों नहीं आती है? देखिए, नींद कब आती है? जब हमारा माइंड एकदम काम स्टेट में होता है। अगर हमारा माइंड कभी भी एक्टिव स्टेट में है, या फिर हम लोग कुछ सोच रहे हैं एक्टिवली, या फिर कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव है, या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, तो हमें जल्दी नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी ब्रेन को काम करती हैं, या फिर उसको जो है रिलैक्स फील कराने का काम करती हैं। ठीक है। अब देखिए, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में मेन डिफरेंस क्या है कि देखा जाए ना, तो ये दोनों हमारी बिल्कुल सेम ड्रग्स ही होती हैं। बस अगर हम लोग उसी दवा को लो डोज में, मतलब कि उसकी बहुत ही लो डोज यूज कर रहे हैं तो हमारा सिडेटिव कहलाता है, और अगर उसी दवा की हम लोग हाई डोज यूज कर रहे हैं तो हमारा हिप्नोटिक्स कहलाता है। ऑल दो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि सिर्फ हिप्नोटिक्स के अंदर ही आती हैं, कुछ हमारे सिर्फ सिडेटिव के अंदर भी आती हैं, बट ज़्यादातर दवाएं ऐसी होती हैं जिनका कम डोज हमारा सिडेटिव की तरह काम करता है, ज़्यादा डोज हमारा हिप्नोटिक की तरह काम करता है। तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक का मतलब क्या है? देखिए, सिडेटिव क्या करता है, ये हमारे माइंड को सिर्फ काम करेगा, है ना, मतलब रिलैक्स करने का काम करेगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि नींद बहुत ज़्यादा लाने में हेल्प नहीं करता है, बट हाँ, हमारा माइंड को रिलैक्स करता है। तो देखिए, जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है तो भाई हमें नींद आ ही जाती है ना। लेकिन देखिए, हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक्स वो दवा है जिनकी वजह से आप जो है तुरंत ही सो जाओगे। मतलब अगर आप लोगों ने इसको खाई तो बस विद इन आप 20 मिनट्स यहाँ पे सो जाओगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही हाई डोज में दी जाती हैं। बाकी देखिए, ज़्यादातर अगर मान लीजिए नींद की दवा यूज भी करी जा रही है तो कोशिश की जाती है कि वो सिडेटिव ही हो, हिप्नोटिक्स ना हो, क्योंकि हिप्नोटिक्स थोड़ा सा जो है कह सकते हो हैबिट फॉर्मिंग भी बन सकती है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बोथ आर ऑफन यूज टू ट्रीट एंजाइटी और स्लीप। अब देखिए भाई, हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टेंशन हो रही होती है, तो उन सभी को ट्रीट करने में हम लोग यहाँ पे इनका यूज करते हैं। बेसिकली सिडेटिव देखिए क्या करता है, हमारे माइंड को काम करेगा, तो एंजाइटी वगैरह को ट्रीट करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए, हिप्नोसिस आर स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन ऑफ सीएनएस कॉज स्लीप एंड यूज्ड इन इंसोम्निया। ठीक है, और हिप्नोसिस वही है कि ज़्यादा डोज में यूज़ की जा रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन कॉज करती है। अभी देखिए, अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह सब समझेंगे। बाकी देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 तरह का क्लासिफिकेशन दे रखा है। पहला दे रखा है हमारा बेंजोडायज़ेपिन्स, दूसरा है हमारा यहाँ पे बार्बिचुरेट्स, और थर्ड है हमारा मिसलेनियस। तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस है, तो यहाँ पे आप लोग का बेंजोडायज़ेपिन है, बार्बिचुरेट्स है, मिसलेनियस है। तो देखिए, अब ये जो बेंजोडायज़ेपिन है, तो इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने बेंजोडायज़ेपिन्स के बारे में। अब देखिए, बेंजोडायज़ेपिन्स की बात करें तो इसका नाम ही है जैसे, तो इसका नाम यहाँ पे बेंजोडायज़ेपिन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप लोग अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें देखिए, एक ये आप लोगों को जो रिंग दिख रही है ये हमारी डायज़ेपिन रिंग है, और इसके बगल में जो आप लोग को रिंग दिख रही है ये हमारी बेंजीन रिंग है, और एक इसके साथ फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होता है। तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम यहाँ पे बेंजोडायज़ेपिन्स पड़ा हुआ है। बाकी देखिए, ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि क्या करती है, एंजाइटी वगैरह को रिलैक्स करती है, रिड्यूस करती हैं, ठीक है, हमें सोने में हेल्प करती हैं। और बाकी ये हमारा क्या करता है भाई, ये हमारा ब्रेन को काम करती हैं, और यहाँ पे इनकी सिंथेसिस थोड़ा सा एक्सीडेंटली जो है 1961 में हो गई थी। और इनके अंदर जो मेन ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो हमारी ये सारी हैं, जिसमें डायजिपाम हमारी स्टार ड्रग है, इसका हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है भाई, इतना तो मुझे उम्मीद आप लोगों से करनी ही चाहिए कि अगर आप लोग यूनिट 4 पे आ चुके हो तो आप लोग को न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल चुका होगा। भाई यूनिट 2 यूनिट 3 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली यहाँ पे हम यही हमारे क्या होता है, यही हमारा कह सकते हो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, जो न्यूरो ट्रांसमीटर ना, ये बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे एक्साइटेटरी नेचर का, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ पे इनहिबिटरी नेचर का। अब देखिए, एक्साइटेटरी का मतलब है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जब भी अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्साइटेशन होगी, ठीक है, हम लोग एक्टिवेट होंगे, हमारा माइंड जो है स्टिमुलेट होगा, हम बहुत एक्टिव रहेंगे। और ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो इनहिबिशन कॉज करते हैं। मतलब ये हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमें थोड़ा सा शांत करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ही रिलैक्स हैं, तो हमारा कह सकते हो थोड़ा सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा होता है। अब देखिए, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर में एक हमारा जो सबसे मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो सबसे मेजर होता है, वो हमारा होता है गाबा, ठीक है। तो गाबा क्या होता है? गाबा हमारा एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब मान लीजिए जब हमारा इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, नींद नहीं आ रही होती है, तो आप कह सकते हो कि गाबा जो है अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, मतलब कि गाबा के काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा, गाबा यहाँ पे देखिए, गाबा बेसिकली
काम कैसे करता है, मतलब कि गाबा किस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो इनिबिशन कॉज करता है। क्योंकि देखिए गाबा क्या है, गाबा एक टाइप का इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये हमारी माइंड में, देखिए ये नेचुरली बात हो रही है, कोई ड्रग नहीं है, गाबा कोई ड्रग नहीं है, ये एक टाइप का नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में होता है, जो कि इनिबिटरी नेचर का होता है, इनिबिशन कॉज करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। तो देखिए ये बेसिकली करता क्या है भाई, देखिए यहाँ पे ये होता है इसका गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। अब ये रिसेप्टर हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है, तो इसमें हमारी कह सकते हो पेंटामेरिक यूनिट्स देखने को मिलती है, मतलब 5 सब यूनिट्स होती हैं इस रिसेप्टर की। थोड़ा सा आप लोग को कैप्सिकम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट मतलब गाबा ए रिसेप्टर है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारी 5 यूनिट होती हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे इसका होता है गाबा रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड। और यहाँ पे देखिए ये है, मतलब ये देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है गाबा ए रिसेप्टर। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा गाबा जो है आके बाइंड होता है। अब देखिए होता क्या है, जब तक यहाँ पे गाबा नहीं बाइंड होता है तब तक ये यहाँ पे कह सकते हो एक चैनल को बंद रखता है, हमारे क्लोराइड चैनल को बंद रखता है। लेकिन जैसे ही गाबा यहाँ पे आके बाइंड होता है, तो जब गाबा यहाँ पे बाइंड होगा तो यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है। और जब क्लोराइड चैनल यहाँ पे ओपन होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होना ज़रूरी है, बट अगर नहीं है तब भी आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। बट है, अगर आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल वगैरह पढ़ा हुआ है तब तो बहुत इजीली समझ जाओगे, बट नहीं है फिर भी आप लोग समझना। देखो होता क्या है कि जैसे जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन्स के अंदर भाई देखिए हमारे, मान लीजिए कि अगर हमें कोई सिग्नल पास करना है, या फिर हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, या फिर कुछ भी एक्साइटेशन हो रहा है, तो न्यूरॉन्स को चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अगर न्यूरॉन्स को, ठीक है, एक्टिविटी करनी है, या फिर कह सकते हो स्टिमुलेट करना है, या फिर हमें एक्टिवेट रखना है, या फिर कुछ भी अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना है अगर हमारी बॉडी को, आप ऐसा समझिए कि बॉडी को एक्शन परफॉर्म करना है, तो बॉडी को चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड होता है -55 मिलीवोल्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑल दो ये धीरे धीरे और कम जाता है, बट मतलब कम मतलब कि बढ़ता है, ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि -55 मिलीवोल्ट वो पोटेंशियल है जो कि बॉडी को चाहिए एक्शन परफॉर्म करने के लिए। यानी कह सकते हो कि न्यूरॉन्स को अगर एक्शन परफॉर्म करना है, अगर हमारे ब्रेन को कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसको -55 मिलीवोल्ट का कितना क्या चाहिए, एक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि जब कह सकते हो कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे न्यूरॉन्स को एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर कह सकते हो हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव स्टेट में जाना है, आप ऐसे समझिए कि अगर हमें एक्साइटेटरी स्टेट में जाना है, तो हमारे ब्रेन को, देखिए ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, बस आप समझाने के लिए थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें कोई बहुत ही हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हमारा पोटेंशियल कितना चाहिए, हमें -70 से -55 जाना है, ठीक है, क्योंकि -70 रेस्टिंग होता है और एक्शन के लिए -55 जाना है। लेकिन देखिए जब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाई -70 से -55 जाना भी जो है बहुत इजीली नहीं होता है, इसके लिए हमें डीपोलराइजेशन कराना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन चलिए किसी तरह -70 से -55 पहुँच जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं, तो हमारा हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है ना, ये पोटेंशियल हमारा घट के और कम हो जाता है। मतलब देखिए हमें एक्शन पोटेंशियल के लिए देखिए क्या हुआ, हमें बढ़ना पड़ रहा है, हमें पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है। -70 से -55 का मतलब क्या है कि हम लोग बढ़ रहे हैं ना भाई, माइनस में नंबर बढ़ता है जब भी हम लोग कम जाते हैं, इतना तो आप लोग समझदार हो ही। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये पोटेंशियल हमारा और कम हो गया, यानी ये -90 चला गया भाई, अब अगर इसे एक्शन परफॉर्म करना है, तो अब तो इसे -90 से -55 लगभग यहाँ पे 35 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जाने के बाद क्या होता है कि न्यूरॉन्स को अगर वापस यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में जाना है, तो उसको काफ़ी, मतलब कह सकते हो आप ऐसे समझो कि उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे ब्रेन हमारा हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चला गया, न्यूरॉन हमारा, तो आप कह सकते हो वो दोबारा एक्टिव होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर वो जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसके मतलब वो यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। तो भाई यही तो हमें चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने माइंड को सप्रेस ही तो करना है। तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अभी देखिए अभी हम लोग बेंजोडाइजापीन की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग नेचुरली बात कर रहे हैं कि नेचुरली हमारा गाबा क्या होता है, गाबा जब अपने रिसेप्टर जाके बाइंड होता है, तो ये हमारा क्लोराइड चैनल को ओपन करता है।
क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म करने के लिए जितना चाहिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काफ़ी टाइम तक सप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन सप्रेस हो जाता है। तो देखिए नॉर्मली इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा ब्रेन कह सकते हो रिलैक्स होता है या फिर सप्रेस होता है। भाई सोने के लिए आप इतना समझो, हमें ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी को सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि किसी वजह से यहाँ पे गाबा जो है ज़्यादा अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, और या फिर कह सकते हो बाइंड हो भी रहा है तो बहुत कम देर के लिए। देखिए हाइपर पोलराइजेशन कब तक होगा, ये तभी तक होगा जब तक क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा। जैसे ये चैनल बंद होगा वैसे यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन भी बंद हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन जो है दोबारा से नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो यही चाहिए ना कि ज़्यादा देर तक हाइपर पोलराइजेशन बना रहे, और जब तक जितनी देर तक गाबा यहाँ पे बाइंड रहेगा उतनी देर तक हाइपर पोलराइजेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये खुद से अपना कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि देखिए क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स आर वर्क बाय इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रेन केमिकल्स गाबा विच काम्स डाउन ब्रेन एक्टिविटी। यानी कि देखिए ये बेसिकली यही करते हैं कि ये हमारी गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन यहाँ पे बेसिकली हमारा इनकी जो है ये भी हमारा बाइंड होते हैं इसी गाबा रिसेप्टर पे, लेकिन दूसरी जगह पे, मतलब जिस जगह पे हमारा गाबा बाइंड होता है वहाँ नहीं, बल्कि दूसरी साइड पे जाके बाइंड होते हैं। और बाइंड होने के बाद क्या होता है, बाइंड होने के बाद यहाँ पे इस रिसेप्टर की एफिनिटी को गाबा के प्रति बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से गाबा क्या होता है, गाबा यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड रहता है, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल काफ़ी लंबे टाइम तक ओपन रहता है, और हमें यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम तक, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है सप्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, और हमारा ब्रेन यहाँ पे काम हो जाता है। दिस हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, रिलैक्स मसल्स एंड कॉज स्लीपीनेस। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है बेंजोडाइजेपिन का जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए ये जो आप लोग को सेंटर वाली रिंग दिख रही है जिसमें नाइट्रोजन वगैरह है, ये हमारी है डायजेपिन रिंग, जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं और एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, और एक हमारी होती है बेंजीन रिंग। और ये देखिए जब भी बेंजीन रिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह अटैच हो तो वो हमारा फिनाइल बन जाती है, तो एक हमारी फिनाइल रिंग होती है। फिनाइल भी देखिए एक हिसाब से है बेंजीन नहीं, बस सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए अब इसमें हम लोग यहाँ पे सार को रिंग वाइज देखते हैं, ये हमारी रिंग ए हो गई बेंजीन, रिंग बी डायजेपिन, रिंग सी हमारी फिनाइल। तो रिंग ए की बात करें तो देखिए भाई रिंग ए हमारी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करना है। और देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई रिंग ए में हमारे यहाँ पे आप लोग को 7 पोजीशन पे जो R1 दिख रहा है, तो इस R की जगह मान लीजिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो हमारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बाकी देखिए जो 6, 8 और 9 पोजीशन है वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने से हमारी पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही हमें करना है रिंग ए में। रिंग बी की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिंग बी हमारी डायजेपिन रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे N1 यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारा R2 यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब इस R2 की जगह क्या हो सकता है, इस R2 की जगह हमारा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हेलो एल्काइल, या फिर अमीनो एल्काइल। तो ये सारे ग्रुप अगर होंगे तो एक्टिविटी हमारी यहाँ पे बढ़ेगी। बाकी देखिए जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है पोजीशन 3 पे, यानी कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3rd पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएं, मतलब है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग अटैच करें तो उसकी वजह से हमारी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमें ज़्यादा देर तक नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबिलिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारी ड्रग काम करे तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। बाकी देखिए फिनाइल ग्रुप हमारा बहुत नेसेसरी होता है 5th पोजीशन पे, तो ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। अब रिंग सी यानी कि हमारा जो फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तो वो पोटेंशियल बढ़ाएगा। ऑर्थो मतलब कि सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे R3 दिख रहा है, तो इस जगह पे हमारा सब्स्टिट्यूशन करने से हमारी पोटेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। और जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और पैरा सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो हमारा रिड्यूस करता है, यानी कि अगर हम लोग 4th पोजीशन पे कोई ग्रुप ला के अटैच करें, ठीक है, तो वो हमारा कह सकते हो रिड्यूस करेगा। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जो है सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे डाइजीपाम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए डाइजीपाम हमारे यहाँ पे इसके अंदर स्टार ड्रग हो जाती है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लगभग वैसा ही है इसमें। और सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे डाइजीपाम की सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है 4 क्लोरो एनिलीन, ठीक है। एनिलीन मतलब कि जब NH2 ग्रुप हमारा बेंजीन के साथ अटैच होता है और फोर पोजीशन पे क्लोरो है और हमारा बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके इन दोनों के साथ हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो इनका हम लोग यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं हुआ है, बस इस यहाँ पे देखिए ये जो हमारा C डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ आके अटैच हो गया है और ये जो Cl है, ठीक है, और यहाँ पे एक H, ठीक है, वो हमारा HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे डायरेक्टली रिंग अटैच हो गई, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट देखने को मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग यहाँ पे जो है अपने ClCH2COCl से कराएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ खास नहीं हो रहा है, बस सिंपली यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस NH पे देखिए क्या हमारा CH2Cl, देखिए यहाँ पे CH2Cl, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लग गया और यहाँ से एक H और यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे ये CO है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये हमारा CH2Cl हो गया। अब बचा गया यहाँ पे Cl बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, HCl हट गया और हमारे यहाँ पे NHCO CH2Cl लग गया, ठीक है। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने अमोनिया के साथ कराएंगे साइक्लाइजेशन, तो यहाँ पे इसका साइक्लाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये हमारा जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा नाइट्रोजन आके अटैच हो जाएगा और हमारी साइकिल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमारा फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जो है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और यहाँ पे अपने मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो है इस N पोजीशन पे हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और हमारा फाइनल जो है डाइजीपाम बन जाएगा। तो देखिए बस सिंपल सा ही है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे देखिए इस H की जगह CH3 आ गया और बाकी सेम ही है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। और यूजेस की बात करें तो हमारा एंजाइटी, इंसोम्निया, मसल स्पैज्म। अच्छा देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम रहने वाला है, सबका, ठीक है। मतलब ये हमारे क्या करेंगे, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, गाबा को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसीलिए सबका सेम रहने वाला है। तो अगर आता है तो आप लोग वही लिख दीजिएगा जो हम लोगों ने बेंजोडाइजेपिन में देखा हुआ है। और फिर हमारा बाकी देखिए, बाकी अब ये सब स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास बताना लायक है नहीं। यूजेज वगैरह वही है, एंजाइटी, इंसोम्निया, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरडाइजेप ऑक्साइड हो गया, ऑक्साजिपाम हो गया और फिर हमारा यहाँ पे क्लोराजिपेट हो गया, फिर हमारा लोराजिपाम हो गया, ठीक है। तो लोराजिपाम हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो इनको आप लोग एल्प्राजोलाम और फिर हमारे यहाँ पे जॉल्पीडेम, तो ये सारे हमारे यहाँ पे जो है बेंजोडाइजेपिन्स हो जाते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है बारबीचुरेट्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बेंजोडाइजेपिन को देख लिया, ये सारी ड्रग आप लोग देख ही लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अपने बारबीचुरेट्स के बारे में। अब देखिए बारबीचुरेट्स की बात करें ना, तो ये हमारे बेसिकली जो है बारबीचुरिक एसिड से ड्राइव किए जाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को देखना हो तो यहाँ पे देखिए इनका स्ट्रक्चर हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसके बारे में और बात करेंगे। बाकी देखिए ये भी हमारा बेसिकली जो है हमारी ब्रेन और CNS की एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम ही रहने वाला है जो हम लोगों ने भी देखा है, बाकी थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट होती हैं, यानी कि दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्की इफ़ नॉट यूज केयरफुली। दे आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड सीजर्स। बाकी देखिए इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स हैं तो इसके अंदर भी बारबिटल हमारी जो है एक स्टार ड्रग देखने को मिल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लगभग वही सेम ही रहने वाला है, यानी कि ये भी हमारा गाबा के इफेक्ट को बढ़ाएगा। बाकी देखिए मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है ना कि काम तो लगभग ये वैसा ही करता है। अगर हम लोग देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि जो बारबीचुरेट है अगर हम लोग लो डोज पे देंगे, यानी कि थोड़ा कम डोज पे देंगे, तो ये बिल्कुल बेंजोडाइजेपिन की तरह ही काम करेगा, यानी गाबा को बढ़ाएगा। हालांकि देखिए ये बाइंड यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन वाली साइड पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे एंजाइम के अंदर एक होती है एलोस्टेरिक साइड, ठीक है, जो कि मेन साइड से थोड़ी अलग होती है। तो ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है और यहाँ पे क्या करता है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इस बारबीचुरेट्स को अगर बहुत ही हाई डोज पे देना, तो हाई डोज पे क्या करेगा, देखिए बेंजोडाइजेपिन क्या कर रहा था, क्लोराइड चैनल यहाँ पे ओपन कर रहा था, लेकिन ओपन कर कौन रहा था, गाबा ही कर रहा था भाई, ये सिर्फ गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था। लेकिन अगर हम लोग बारबीचुरेट को हाई डोज में देंगे तो ये डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा, यानी इसको गाबा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज में हमें यहाँ पे जनरली इसको नहीं देना होता है। बाकी देखिए वही चीज़ है कि एट हाई कंसेंट्रेशन दे कैन डायरेक्टली ओपन द चैनल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है भाई, मेन चीज़ तो वही है कि हमारा क्लोराइड चैनल ओपन रहे तो हमारा हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा और हमारा ब्रेन यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली भी ओपन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं हाई डोज पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे सार की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है बारबीचुरिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा बारबीचुरिक एसिड में हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है 6 एटम्स का, जिसमें हमारे 2 नाइट्रोजन होते हैं और हमारा यहाँ पे 3 कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। कार्बोनिल मतलब कि डबल बॉन्ड O ग्रुप हमें जो है देखने को मिलते हैं।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसमें जो मेन सब्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन है, जैसे सबसे पहला जो सबसे मेन पोजीशन है वो हमारी C5 है। C5 के अंदर देखिए हमारा दो R1 और R2 दो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट क्रिटिकल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पे जगह, इन दोनों R1 और R2 की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो हमारे दो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब R1 R2 दोनों की जगह दो एल्काइल हो सकते हैं, या तो एक एराइल यानी कि एक एरोमेटिक और एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी और CNS एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एराइल ग्रुप की बात करें, मान लीजिए अगर हमारा एक एराइल ग्रुप आके अटैच हो रहा है, तो एराइल ग्रुप टेंड टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एंड इनहेंस एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी। देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक, मान लीजिए आप लोगों ने एल्काइल ग्रुप अटैच किया और एक आप लोगों ने कोई एरोमेटिक रिंग अटैच कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये सिडेशन इफेक्ट तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ एंटी कन्वर्सेंट। अब ये एंटी कन्वर्सेंट क्या है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी आप लोग इतना समझो कि सिंपली इसका यूज हम लोग एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है अभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो एपिलेप्सी क्या होता है। हम लोगों ने वैसे तो इसको पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी में, बट देखते हैं आप लोग को आता है तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके। N1 एंड N3 सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा दोनों नाइट्रोजन है, तो एक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, एक हमारा थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखिए भाई इनमें क्या होता है कि अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूसेस पोलैरिटी इंक्रीजिंग लाइपोफिलिसिटी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजन है, इनमें हाइड्रोजन की जगह हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूएंट ला के अटैच करें, तो उसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा पोलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी लाइपोफिलिसिटी यहाँ पे मतलब कि सॉरी उसकी पोलैरिटी तो घट जाएगी, यानी कि लेस पोलर हो जाएगा, लेकिन लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। लाइपोफिलिसिटी मतलब कि ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को थोड़ा सा और इजिली क्रॉस कर सके। बाकी देखिए इन जनरल सब्स्टिट्यूशन एट N1 एंड N3 reduces एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी बट मे इनहेंस हिप्नोटिक एक्टिविटी। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये जो बारबिचुरेट्स हैं, तो ये यहाँ पे एंटी कन्वर्सेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी को कम करेंगे, बट यहाँ पे हिप्नोटिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बाकी देखिए अनसैचुरेशन या फिर एरोमेटिसिटी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डबल बॉन्ड या फिर एरोमेटिक रिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही R1 एंड R3 की जगह मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा ग्रुप अटैच करें जिसमें डबल बॉन्ड वगैरह हो, एरोमेटिक रिंग हो, तो वो हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा ही था। तो ये था हमारा यहाँ पे सार ऑफ बारबिचुरेट्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ खास था नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी बारबिटल के बारे में, जो कि हमारी स्टार ड्रग होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर और सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है यूरिया से। तो यूरिया की रिएक्शन हम लोग जब, बहुत सिंपल है, एक लाइन की सिंथेसिस है। यूरिया की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे जब अपने डाई मेलोनिक ईस्टर के साथ कराते हैं, तो बस सिंपली यहाँ पे हमारी साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बस यहाँ पे NH के साथ देखिए डायरेक्टली हमारा यहाँ पे ये देखिए C2H5 और O, और यहाँ पे इस NH2 का एक H, C2H5OH देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया दो, क्योंकि एक ही वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और ये इतना ग्रुप देखिए डायरेक्टली यहाँ से देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बारबिटल बन जा रहा है। कितना सिंपल है, बस एक लाइन का है। यूजेस की बात करें तो एपिलेप्सी, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बाकी देखिए बाकी सारी ड्रग्स आप लोग देख लीजिए, मतलब फिनोबारबिटल है, मेफोबारबिटल है, बस वही सब है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया एमोबारबिटल, ब्यूटाबारबिटल। स्ट्रक्चर यूजेज है, कुछ खास है नहीं इसमें बताने लायक। पेंटोबारबिटल हो गया, और फिर हमारा यहाँ पे साइकोबारबिटल हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में, यानी कि मिसलेनियस मतलब कि जो थोड़ा सा अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करती हैं। अब वैसे देखिए वैसे सिलेबस में तो यहाँ पे देखिए मिसलेनियस यहाँ पे हमारा 3 टाइप का दे रखा है। एक हमारा एमाइड्स एंड इमाइड्स है, दूसरा अल्कोहल एंड देयर कार्बोमेट डेरिवेटिव्स है, थर्ड है हमारा एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखिए एमाइड्स एंड इमाइड्स की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, एमाइड क्या होता है। एमाइड हमारा एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, जहाँ पे हमें जो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारा एक जो है NH2 ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन विच नाइट्रोजन इज अटैच्ड ओनली C डबल बॉन्ड O विया सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होता है, तो ये हमारा एमाइड हो जाता है। और इमाइड की बात करें तो इमाइड में देखिए क्या होता है, इमाइड में जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं, यानी कि देखिए NHC डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप हमारे अटैच होते हैं हमारे नाइट्रोजन के साथ। बाकी देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए ये क्या करते हैं ना, ये हमारा कह सकते हो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं।
अच्छा देखिए, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके कैसे काम करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि अगर हमारे ब्रेन को एक्टिविटी शो करनी है तो उसको चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे ब्रेन को एक्शन पोटेंशियल मान लीजिए मिल भी गया, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है, ठीक है, न्यूरॉन का, वो -55 मिलीवोल्ट पर चला गया। तो देखिए होता क्या है कि जब ये -55 मिलीवोल्ट पर जाता है तो उसके बाद तुरंत एक्शन थोड़ी मिलता है। इसके बाद हमारे कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो उन सीरीज ऑफ एक्शन में जो सबसे मेन होता है वो होता है क्लोराइड सोडियम चैनल की ओपनिंग। यानी कि सोडियम क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है और सोडियम हमारा कह सकते हो इंट्रासेल्युलर पार्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, आप इतना समझिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, अगर आप लोग को पता है तो पता होगा, बट नहीं पता है तो आप लोग सिंपली जानो कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी एक्शन परफॉर्म होने हैं तो उसमें मतलब हमारा जो है सोडियम चैनल जब एंट्री करना स्टार्ट करता है इंट्रासेल्युलर पार्ट में, तभी यहाँ पे सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग किसी तरह इसी सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें तो क्या होगा भाई, हमारा यहाँ पे मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल रीच भी हो गया, पहुँच भी गया, तब भी हमारी एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सोडियम का अंदर आना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम लोगों ने इसका चैनल ही ब्लॉक कर दिया तो भाई ये अंदर आ नहीं पाएगा। अंदर कहाँ, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर पार्ट में। तो जब हम लोग यहाँ पे इस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तब भी हमारा काम बन जाता है। यानी कि ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। और देखिए भाई, ये जब ब्लॉक कर देती हैं तो चाहे कोई भी, भाई देखिए, हमें दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें कब होती है, जब हमारा ब्रेन यहाँ पे सिग्नल भेजता है। और ब्रेन सिग्नल कब भेजता है, ब्रेन सिग्नल हमारा इन्हीं सारे पाथवे के थ्रू भेजता है। यानी एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर सोडियम एंट्री करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है तभी सिग्नल मिलता है। तो जब ये सब नहीं होगा तो हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, तो हमें यहाँ पे पेन रिलीफ भी देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो हमारा ग्लूटाथिमाइड हो गई, तो ये हमारा जो है इंसोम्निया वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट हमारी क्लास जो है मिसलेनियस के अंदर आ जाती है अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए भाई, अल्कोहल सिंपल सी बात है, अल्कोहल क्या होता है, जहाँ पे हमारा OH ग्रुप देखने को मिले। अब अल्कोहल के अंदर भी हमारे कई सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे एक हमारा मोनो अल्कोहल हो गया जिसमें सिंगल OH ग्रुप है, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप है, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, यानी गाबा के एक्शन को बढ़ाता है, जैसे हमारा बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्रेट काम करते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग है हमारी मेप्रोबिमेट आ गई, तो ये भी हमारा जो है सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, ठीक है। और हमारा इथोकैरबिनॉल हो गई, तो ये भी हमारा सिडेटिव, इंसोम्निया, इन सब के ट्रीटमेंट में हमारा जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव। तो देखिए, अब एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड मतलब हमारा यहाँ पे जब भी हमारी कार्बन के साथ CHO ग्रुप देखने को मिला, और CHO क्या होता है, CHO को अगर हम लोग बनाए तो यही तो होता है, C डबल बॉन्ड OH, CHO, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CHO लिख देते हैं, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो बस यही हमारा जो CHO ग्रुप होता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है। तो जिस भी स्ट्रक्चर में हमें ये देखने को मिले तो हमारा एल्डिहाइड डेरिवेटिव हो जाते हैं। और बाकी देखिए, इनका एक्शन भी काम करने का तरीका वही है कि हमारे गाबा को जो है कह सकते हो इन्हांस करते हैं गाबा की एक्टिविटी को। अब इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स हैं तो हमारा ट्राइक्लोफोस सोडियम हो गई और हमारा पैराल्डिहाइड हो गई। तो यूजेस वही है, यही सारे हमारे यूजेस देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर समझ गए होंगे, कुछ खास इतना था नहीं। और अगर आप लोग समझ गए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे की चीज़ें स्टार्ट करें। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि नहीं करेंगे तो आप नहीं करोगे, तो करेंगे, ठीक है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, बट कर दो आप लोग अगर आप लोग को आगे हो तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी साइकोटिक्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि हमारे साइकोसिस को ट्रीट करने का काम करती हैं। अब साइकोसिस का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों ने जरूर हमारा वर्ड सुनी रखा होगा, साइको, है ना। साइको का मतलब क्या है, देखिए साइको का मतलब यहाँ पे देखिए, वैसे तो साइको हम लोग यहाँ पे किसी को भी बोल देते हैं जो कि कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग यहाँ पे मेडिकल टर्म में देखें तो ये हमारा एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। यानी इसमें होता है क्या है कि पेशेंट को यहाँ पे जो है रियलिटी से वहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाता है और वो यहाँ पे डिल्यूजन्स में जीने लगता है। यानी कि एक कह सकते हो एक टाइप की वो अपनी ही दुनिया में जीने लगता है। अब कह सकते हो मतलब मोह नहीं, माया में जीने लगता है, ठीक है। डिल्यूजन मतलब माया, मतलब बोल सकते हो आप लोग एक अपनी बनाई दुनिया में जीने लगता है, जहाँ पे उसको मतलब रियलिटी से जो है उसका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। बाकी देखिए इसमें होता क्या है कि एंटी साइकोटिक्स की बात करें तो भाई ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हो इसी साइकोसिस को ट्रीट करने का काम करती हैं। बाकी इनको हम लोग यहाँ पे जो है न्यूरोलेप्टिक या फिर मेजर जो है मेजर ट्रांक्विलाइजर्स ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी को यहाँ पे साइकोसिस, मतलब कि अब देखिए साइकोसिस मतलब कोई बीमारी का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो
तो इसमें देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या है ना कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो रखे हैं तो उनका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बल्कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कह सकते हो सिम्टम्स को जो है डिक्रीज करती हैं, लेकिन ड्रग्स को डिसऑर्डर को एलिमिनेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता है। बाकी देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन हमारा एक सिजोफ्रेनिया होता है। सिजोफ्रेनिया को हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में भी डिस्कस किया हुआ था, अगर आप लोग को याद हो। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें वही चीज़ होती है कि जो पेशेंट है वो थोड़ा सा रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो उसको डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, और वो थोड़ा सा कह सकते हो अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, और यहाँ पे वो जो है रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि थोड़ा भूलने की बीमारी भी लग जाती है। तो ये सारे हमारे होते हैं। बाकी इसके अंदर हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, तो ये सारे हमारे टाइप्स आ जाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम के नहीं है हमारे, ठीक है, ये सबको भी पूछे नहीं जाते। मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ हमारी जो है क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे इसके अंदर जो है बहुत सारी क्लासेज हमें देखने को मिलती हैं। पहला हमारा फिनोथाइजीन्स हो गया, फिर हमारा रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथाइजीन हो गया, फिर फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन्स हो गए, फिर हमारा ब्यूटा अमीनोकीटोन्स हो गया, फिर हमारा बेंजामीड्स हो गए, बेंजामीड्स। तो ये सारे हमारे जो है क्लासेज आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा फिनोथाइजीन्स है, जिसका सार वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिनोथाइजीन्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या होती है, ये हम अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग ये समझिए कि भाई हमारा जैसे मान लीजिए सिजोफ्रेनिया हो गया या फिर जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें होता क्या है, उनमें मेनली जो हमारा कह सकते हो जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव है ना। और ओवर एक्टिव या फिर कह सकते हो कि मतलब कि उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेशन हो जाती है, और मतलब कि कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि आप लोग ये समझिए कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो सिजोफ्रेनिया हो चाहे जो भी हो, उसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चल पाया है, मतलब कि एग्जैक्टली किस वजह से हो जाता है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं पता चल पाया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं, मतलब कि कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ हाइपोथेसिस है, जिसमें से मोस्ट कॉमन है डोपामीन हाइपोथेसिस। तो डोपामीन हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि जो हमारा डोपामीन है, तो डोपामीन के बारे में आप लोगों ने सुनी रखा होगा, ये हमारा एक टाइप का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारा ब्रेन को, जो कि हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमें कुछ ज़्यादा मतलब एक्साइटेशन वगैरह भी कॉज करता है। तो यहाँ पे देखिए अब मेन चीज़ क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें डोपामीन अब कुछ ज़्यादा काम करने लगता है, और स्पेशली डोपामीन के भी बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जिसमें से एक हमारा D1 है, D2, ठीक है। तो ये दो मेन रिसेप्टर होते हैं जिन पे डोपामीन जो है कुछ ज़्यादा, इसमें से भी जो हमारा D2 है, इसमें हमारा डोपामीन कुछ ज़्यादा जाके बाइंड होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो भी हमारी जितनी भी टाइप की ड्रग्स होती हैं वो मेनली हमारा इसी डोपामीन रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, जो हमारा फिनोथाइजीन्स है ये हमारा नॉन सेलेक्टिव, यानी कि नॉन सेलेक्टिव का मतलब D1 और D2 दोनों पे ही काम करेगी। देखिए सेलेक्टिव का मतलब होता है जैसे मान लीजिए D1 सेलेक्टिव हो तो सिर्फ D1 को ब्लॉक करेगी, D2 सेलेक्टिव हो तो सिर्फ D2 को ब्लॉक करेगी। लेकिन ये हमारी जो ड्रग्स हैं ये सब दोनों ही रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट होती हैं, यानी कि डोपामीन की जगह खुद जाके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाती हैं। बाकी देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को 3 साइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा जो है मॉडरेट सिडेशन वगैरह भी कॉज करती हैं। और इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स हैं तो बहुत सारी ड्रग्स देखने को मिलती हैं, इनको हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मेन चीज़ वही है कि हमारा जो है डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा हैलिसिनेशन डिल्यूजन, देखिए हैलिसिनेशन डिल्यूजन का मतलब है, इन दोनों का मतलब ही कह सकते हो थोड़ा सा एक माया हो गया, ठीक है, मतलब एक खुद की बनाई दुनिया हो गया, और एजिटेशन मतलब कि घबराहट वगैरह हो गया। तो इन सब से जो है रिड्यूस करने, मतलब इन सब सिम्टम्स को थोड़ा सा रिड्यूस करती है, मेकिंग देम हेल्प टू ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक सिजोफ्रेनिया। देखिए इसके अंदर मेन जो सबसे होता है सिजोफ्रेनिया ही होता है। सिजोफ्रेनिया को ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को देखना हो तो आप लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जाके देख सकते हो, उसमें हमारा सिजोफ्रेनिया हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सार ऑफ फिनोथायाजीन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाई इसके अंदर हमारे तीन रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं सबको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम। तो भाई देखिए ये जो ट्राईसाइक्लिक रिंग है यही हमारा होती है फिनोथायाजीन न्यूक्लियस, है ना, ये जो आप लोगों को दिख रही है सब्स्टिट्यूशन छोड़ के। तो ये बहुत ज़रूरी होता है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि यही हमारा कोर स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग होती है और एक हमारी सेंट्रल रिंग होती है जिसमें हमारा सल्फर और नाइट्रोजन एटम देखने को मिलते हैं।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, एक सेकंड पोजीशन पे, एक हमारा 10th पोजीशन पे नाइट्रोजन पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशन एंड पोजीशन 2 की, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे क्लोरीन या फिर कोई अलग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाके अटैच कर सकते हैं, जो कि हमारा पोटेंसी और रिसेप्टर बाइंडिंग को एनहांस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे R2 पे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हमारी आप लोग को R10 दिख रहा है ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ना, ये आप लोग को सिंपली दिख रहा हो, लेकिन इसमें हमारी जनरली जो है कह सकते हो 3 कार्बन की चेन देखने को मिलती है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन देखने को मिलती है और हमारा लास्ट में जो है एक अमीन ग्रुप भी होता है। तो ये हमारा जो है ये चेन आप लोग को पूरी हमारी R10 जो है इस नाइट्रोजन पे देखने को मिलती है। तो ये हमारी पूरी एक साइड चेन होती है जो कि लगभग सभी में देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ। तो देखिए द नाइट्रोजन एट पोजीशन 10 इज टिपिकली सब्स्टिट्यूटेड विथ अ 3 कार्बन साइड चेन एंडिंग इन अ टर्मिनल अमीन, यानी कि 3 कार्बन की साइड चेन होती है और लास्ट में हमारा अमीन ग्रुप देखने को मिलता है। द नेचर ऑफ साइड चेन डिटरमाइंस टाइप ऑफ फिनोथायजीन, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के फिनोथायजीन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हमारा सबसे पहला इसके अंदर हमारी स्टार ड्रग आ जाती है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें हमारी 3 साइड 3 कार्बन है, एक हमारा अमीन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा यहाँ पे 2 क्लोरफिनोथायाजीन के साथ यहाँ पे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो 2 क्लोरफिनोथायाजीन के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 3 क्लोर प्रोपाइल डाई इथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसको लाके अटैच कर देते हैं। तो बस सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इस N पे डायरेक्टली हमारा ये आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से Cl, देखिए ये Cl और ये HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया, और ये जो CH2 ये पूरा ग्रुप ये देखिए ये सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर आके अटैच हो गया इस नाइट्रोजन पे डायरेक्टली, और ये H गया, ये Cl गया, HCl गया, और ये हमारा बन गया क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड सिंपली। यूजेज की बात करें तो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इन सबके ट्रीटमेंट में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर और सिंपल सी ड्रग्स हैं, प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो यही सारी हमारी सिंपल सी ड्रग्स देखने को मिल जाती हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देख लीजिए, मतलब अब इसमें मतलब ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, और वीडियो अननेसेसरी काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने जो है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायजीन्स। अब देखिए रिंग एनालॉग का मतलब क्या है कि इसमें भी हमारा 3 रिंग देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगी। मतलब कि फिनोथायजीन के एनालॉग, देखिए एनालॉग का मतलब है कॉपी, मतलब कि जो इसके जैसे दिखते हों, है ना, लेकिन सेम नहीं होंगे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे सल्फर तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, जबकि हमारा फिनोथायजीन में क्या था, सल्फर भी था नाइट्रोजन भी था। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पे भी 3 रिंग सिस्टम होते हैं विथ स्लाइट चेंजेस इन द एटम्स और अरेंजमेंट। अब मैकेनिज्म देखिए सेम ही रहने वाला, ये भी हमारा डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। और ड्रग्स यहाँ पे इसके अंदर 4 ड्रग दे रखे हैं, कोई भी स्टार नहीं है, तो आप लोग बस सिंपली यहाँ पे इसका नाम वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लो, मतलब नाम याद कर लो, स्ट्रक्चर आप लोग क्या ही याद करोगे इतना। और फिर हम लोग बात करें अपने ब्यूटेरोफिनोन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन्स में क्या होता है, एक हमारा फ्लोरीन एटम होता है और एक हमारा ब्यूटायरोफिनोन बेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये हमारा मतलब एक ये हमारा हो जाता है ब्यूटायरोफिनोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो CH2 ये हमारा ब्यूटायरोफिनोन, और यहाँ पे ये हमारा बेस का काम करता है। ठीक है, बाकी देखिए दे आर मेनली यूज्ड एज एंटीसाइकोटिक टू ट्रीट मेंटल, वही चीज़ है। और इसके अंदर भी हमारी 3 ड्रग हैं और कोई स्टार ड्रग है नहीं, सेम ही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वही हमारा डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना। और बाकी ये हमारी जो है ड्रग्स हो जाती हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। देखिए ये सब आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएगी अच्छे से। बाकी नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीटा अमीनो कीटोन्स। अब देखिए इसका नाम ही देखें तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें हमें जो है एक अमीन ग्रुप यानी कि NH2 और एक हमारा यहाँ पे कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O। देखिए कीटोन का मतलब है जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन हो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ हमारा अगर कार्बन ग्रुप देखने को मिले तो हमारा कीटोन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक कीटोन और एक NH2 ग्रुप देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक ही ड्रग है सिलेबस के अंदर मैलीडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा वही चीज़ है कि हमारा जो है डोपामीन और नॉरएपिन। अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितनी भी हमारी ड्रग्स थी, ठीक है, वो सब क्या कर रही थी, वो सब हमारे डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी, डोपामिन रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर रही थी, यानी कि कह सकते हो सिंपली डोपामिन के एक्शन को कम कर रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बीटा अमीनो कीटोन्स क्या कर रहा है, ये डोपामिन के लेवल्स को बढ़ा रहा है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग के सिलेबस में दे दिया गया है बीटा अमीनो कीटोन्स हमारा साइकोटिक्स के अंदर, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसका यूज
सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता, बल्कि इसका यूज यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट और एक हमारा ADHD डिसऑर्डर होता है न्यूरोलॉजिकल, तो उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ADHD में क्या होता है बेसिकली हमारा जो है एक्साइटेशन काफ़ी लो हो जाता है। देखिए इन ड्रग्स का यूज़ हम लोग कह सकते हो एक्साइटेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि बाकी ड्रग्स क्या कर रही थी, एक्टिविटी को रिड्यूस कर रही थी। तो इनका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं सिजोफ्रेनिया या फिर कह सकते हो साइकोटिक्स के ट्रीटमेंट में। लेकिन आपके सिलेबस में आई डोंट नो वाई ये दे दी गई हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए, बट यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मैसेंजर्स के लेवल को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, मूड फोकस और हमारा ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। तो ये हमारे इसके अंदर के ड्रग हो जाती है और यूजेज हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बेंजामाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए बेंजामाइड्स में क्या होता है, हमारा बेंजोइक एसिड होता है और एक अमीन ग्रुप देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और हमारे यहाँ पे देखो सिलेबस में भी इसके अंदर भी हमारी एक ही ड्रग दी गई है, सल्पाइराइड, ठीक है। और बाकी देखिए ये भी काम वही करता है, ये हमारा डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और ये हमारी ड्रग हो गई, ये हमारा इसका यूजेज हो गए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटी साइकोटिक्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, तो देखिए एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। अब एंटी एपिलेप्टिक का मतलब कि यहाँ पे एपिलेप्सी के अगेंस्ट में काम करने वाले। अब एपिलेप्सी क्या चीज़ होती है? एपिलेप्सी आप लोग को हो सकता है बड़ा फैंसी सा वर्ड लग रहा हो, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। एपिलेप्सी का सिंपल सा मतलब होता है, आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, मिर्गी का दौरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिर्गी के दौरे के ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग्स हमारे यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या फिर एंटी कन्वल्सेंट्स। और यहाँ पे देखिए ये ड्रग्स बेसिकली काम कैसे करती हैं। अच्छा देखिए एपिलेप्सी में बेसिकली होता क्या है, एपिलेप्सी में जो है कह सकते हो हमारा एक्साइटेशन जो है कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अच्छा देखिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एपिलेप्सी को पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स वगैरह को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। और फिर हम लोग यहाँ पे अपने इस एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो एपिलेप्सी, वैसे आप लोग को यहाँ पे जो है भले एक नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन हिंदी में आप लोगों ने इसको जो है जरूर सुन रखा होगा, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिर्गी का दौरा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अगर इसको देखा नहीं तो एटलीस्ट सुन तो जरूर रखा होगा। बाकी अगर चलो नहीं सुना है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। बाकी हम लोग बात करें एपिलेप्सी के बारे में, तो देखो एपिलेप्सी में होता क्या है। Epilepsy is one of the most common chronic neurological disorders characterized by recurrent and unpredictable seizures due to disorders of brain cells। देखो सबसे पहली बात करें हम लोग जो है एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी में हमें देखने को मिलता है सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है झटका, ठीक है, यानी हमारी बॉडी को जब झटका लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजर्स। और यहाँ पे देखो सीजर्स भी क्या होता है कि रिकरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि सीजर्स मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग रहा है, बार बार झटके लग रहे हैं। और अनप्रेडिक्टेबल यानी कि हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये झटके मतलब क्यों लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये मतलब अपने आप ही जो है और बहुत ज़्यादा मतलब बार बार जो है जब सीजर्स के झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। तो अगर आप लोगों ने कभी एक मिर्गी के पेशेंट को देखा होगा तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है वो बार बार उसकी बॉडी में जो है झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। अगर हम लोग थोड़ा सा सीजर्स को देखें तो सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स अकर्स ड्यू टू सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज इन ब्रेन दैट कैन कॉज चेंजेस इन बिहेवियर, मूवमेंट, सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो सीजर्स में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कुछ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज से मतलब है यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पेशेंट है तो ठीक है, तो उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता रहता है। उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी जो सेंसेशन है, ठीक है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि उसका वो अपना होश खो देता है। मतलब मिर्गी में अक्सर ही होता है कि पेशेंट जो है अपना होश खो देता है, उसको बार बार ऐसे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इट इज एन पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। देखो पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब ऐसे बार बार होते हो, ठीक है, जैसे मतलब इसमें मिर्गी के दौरे में क्या होता है झटका जो है बार बार ऐसे लगता रहता है, ठीक है, और मतलब ये बार बार ही होता रहता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। बाकी हम लोग बात करें तो इट ऑफन अकर्स ड्यू टू टू मच एक्साइटेशन और टू लो इनहिबिशन। तो देखो इस चीज़ का क्या मतलब है। सो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स देखा जो कि हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट वगैरह करते हैं, तो होता क्या है ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी देखो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ बहुत ही फेमस की बात करें तो एक हमारा ग्लूटामेट होता है जो कि बहुत फेमस हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है,
और हमारा जो गाबा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे एक्साइटेटरी, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा एक्साइट करने का काम करते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को किसी चीज़ के लिए एक्साइट करते हैं। और इनिबिटरी मतलब ये हमारी बॉडी की किसी भी एक्टिविटी को थोड़ा सा इनिबिट यानी कि कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है एपिलेप्सी में, अच्छा जनरली क्या होता है कि इन दोनों का हमारी बॉडी में एक बैलेंस देखने को मिलता है, यानी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी हमारे दोनों कह सकते हो बराबर या फिर जो है बैलेंस अमाउंट में देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक हमारा कह सकते हो कंट्रोल में रहती है, हमारे कंट्रोल में रहती है। लेकिन यहाँ पे एपिलेप्सी में क्या होता है कि ये जो हमारा एक्साइटेशन है या तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और या फिर जो हमारा इनिबिटरी है, ठीक है, ये हमारे बहुत कम काम करने लग जाते हैं। मतलब ऐसे समझो ना कि पहले इन दोनों का बैलेंस था, लेकिन अगर मान लो हमारा एक्साइटेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाए या फिर हमारा एक्साइटेशन नॉर्मल है लेकिन इनिबिशन हमारा बहुत कम हो जाए, तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि हमारा जो एक्साइटेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक्साइटेशन बढ़ने से ही क्या होता है, हमारी बॉडी को जो है सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और एट लास्ट में ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आई होप कि एक बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने देखा कि एक्साइटेशन की वजह से होता है, लेकिन एक्साइटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के बारे में, तो यहाँ पे देखो एपिलेप्सी को हम लोग यहाँ पे जो है दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा हो गया फोकल एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो जनरलाइज्ड और फोकल से क्या मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमारा कह सकते हो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, ठीक है। तो होता क्या है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ सीजर्स दैट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द एंटायर ब्रेन। यानी कह सकते हो कि जब हमारे पूरे ब्रेन में, यानी कि हमारे पूरे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस में जब हमारा कह सकते हो प्रॉब्लम आ जाए, यानी हमारे पूरे ब्रेन में ही हमारा जो है एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। यानी अगर हम लोग बाकी अगर सेकेंडरी टर्म में बोलो तो हमारा जब दोनों हेमिस्फीयर कह सकते हो अफेक्ट हो जाएं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज, यानी हमारा कह सकते हो पूरे ब्रेन को जब अफेक्ट कर दे तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। बाकी इट अफेक्ट्स बोथ हेमिस्फीयर, यानी यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों हेमिस्फीयर अफेक्ट हो जाते हैं, और इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही थोड़ा अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा एक हो गया टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ठीक है, अब्सेंस सीजर हो गया, टॉनिक सीजर हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये एपिलेप्सी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है हमारा ये झटके से ही होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीजर के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टॉनिक क्लॉनिक अब्सेंस, अब देखो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड के अंदर। बाकी ये जैसे हमारा टॉनिक होता है, क्लॉनिक होता है, एटॉनिक और मायोक्लॉनिक, तो ये सारे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होते हैं, और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एपिलेप्सी का एक टाइप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा देखें, ठीक है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर, या फिर टॉनिक क्लॉनिक कह सकते हो एपिलेप्सी। तो इसके अंदर देखो होता क्या है, जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक है, तो सबसे पहली बात इसको हम लोग जो है ग्रैंड माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पेशेंट है उसका होश खो जाता है। और दूसरा क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, यानी जो उसकी मसल्स है ना वो बहुत टाइट हो जाती हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक फेस। यानी देखो यहाँ पे टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, और क्लॉनिक का मतलब होता है जर्किंग ऑफ मसल्स। देखो जर्किंग का मतलब होता है कह सकते हो थोड़ा झटका लगना, ठीक है, मूवमेंट होना, और टॉनिक स्टिफनिंग का मतलब होता है कि उसकी मसल्स अकड़ जाना। मतलब ऐसे समझ लो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है मसल्स में, यानी उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, बॉडी पूरी अकड़ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक। और जो झटका होता है, ठीक है, फिर जो कह सकते हो जर्किंग मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉनिक। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें हमें जो है अपने टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे इट लीड्स टू पोस्ट सीजर डिप्रेशन। और यहाँ पे होता क्या है कि देखो जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है इसमें क्या होता है कि जब हमारा पेशेंट को कह सकते हो झटका आ चुका होता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसको जो है काफ़ी डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। मतलब उस पेशेंट के अंदर ना काफ़ी मतलब ऐसे कह सकते हो ना कि पेशेंट काफ़ी शांत हो जाता है, फिर वो ना सो जाता है काफ़ी देर के लिए, मतलब वो एकदम अपना होश खो देता है, ठीक है, मतलब झटके आने के बाद वो काफ़ी एक आराम की स्टेट में चला जाता है काफ़ी देर के लिए। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ पे अब्सेंस सीजर। अब अब्सेंस सीजर में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात देखो ये दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पेटिट माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और बाकी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो टॉनिक क्लॉनिक में क्या हो रहा था कि हमारा जो है काफ़ी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा था। लेकिन ये जो अब्सेंस सीजर है ना, इसमें हमारा ना क्या होता है कि जैसे इंसान एक काम कर रहा होता है इन द मिडिल ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई पेशेंट
पेशेंट है वो अपना आराम से कोई काम कर रहा है, लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ कि बीच बीच में उसको जो है उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि वो अपना होश खो देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक अपसेंट माइंडेड बिहेवियर शो करने लगता है। जैसे समझो कि कोई इंसान है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो काम करते करते बिल्कुल वो अचानक से सीधे देखना चालू कर दिया बिना वजह, ठीक है। वो देखे जा रहा है, मतलब वो उस टाइम उसका क्या होता है, उस टाइम उसका होश खो चुका होता है, और उसके बाद वो दोबारा मतलब उसका माइंड वापस आ जाता है और फिर वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि झटके आने के बाद वो बिल्कुल एकदम आराम करने नहीं जाता, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो है अपसेंट माइंडेड बिहेवियर होता है और काम जो है मतलब ये बीच बीच में और ये आता ही रहता है। मतलब ऐसा समझो कि काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए आया, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये 30 सेकंड्स के लिए होता है। बाकी इन दिस पेशेंट सोच अपसेंट माइंडेड, यानी कि अपसेंट माइंडेड होता है, और जो है चिल्ड्रंस में ये यानी कि बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने टॉनिक क्लॉनिक, तो यहाँ पे देखो जैसे टॉनिक में क्या होता है, वही चीज़ है कि यहाँ पे मसल स्टिफनेस रिजिडिटी देखने को मिलती है, और ये हमारे जो है यूजुअली बैक आर्म्स और लेग्स की मसल्स को अफेक्ट करता है। क्लॉनिक में क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये हमारा मेनली जो है नेक फेस एंड आर्म्स को अफेक्ट करता है। एटॉनिक में क्या होता है, देखो एटॉनिक में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का जो मसल कंट्रोल है वही पूरा खो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि पेशेंट बिल्कुल सीधा खड़ा है, अब जैसे सीधा खड़ा होने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें कंट्रोल चाहिए ना अपने मसल्स पे, तो तभी तो हम लोग खड़े रह पाएंगे। लेकिन पेशेंट के क्या होता है कि धीरे मतलब अचानक से उसका कंट्रोल ही खो जाता है। जब कंट्रोल खोता है तो क्या होगा भाई, वो अचानक से गिर जाएगा, लीडिंग टू कोलैप्स और फॉल, यानी यहाँ पे मसल कंट्रोल ही अचानक से खो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अचानक से गिर जाता है। और मायोक्लॉनिक की बात करें तो देखो मायो का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मसल से होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सडन ब्रीफ मसल यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, और ये जनरली क्या होता है कि ये जो है हमारे किसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को ही अफेक्ट करता है। ऑल्दो ये पूरी बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के टाइप्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टाइप्स की, जो क्या हो जाता है फोकल एपिलेप्सी। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोगों ने जनरलाइज में क्या देखा कि ये हमारे पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, यानी दोनों के दोनों हेमिस्फीयर को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो हमारी फोकल एपिलेप्सी होती है, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहली बात इसको हम लोग पार्शियल एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। और देखो जैसा कि इसका फोकल का मतलब इसका फोकस ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे होता है, यानी कि इट इन दिस ओनली अ सिंगल और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। यानी यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि कोई एक ही हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है, और उस एक हेमिस्फीयर में भी कोई एक छोटा सा पार्ट ही अफेक्ट होता है, यानी वहीं पे जो है हमें कह सकते हो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज देखने को मिलते हैं। और बाकी ये भी हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो देखो सिंपल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है दिस सीजर डू नॉट कॉज, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है सबसे पहली बात, यानी पेशेंट अपने होश में रहता है, और दे में कॉज लोकलाइज, यानी कि यहाँ पे जो है हमें लोकलाइज सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टिंगलिंग का मतलब होता है जैसे झुनझुनी, आप लोगों ने झुनझुनी सुनी होगी, ठीक है, कभी कभी आप लोग के पैरों वगैरह में चढ़ जाती होगी। और चेंजेस इन इमोशन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो सेंसेशन और परसेप्शन, यानी सोचने समझने की मतलब क्षमता में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दिस सीजर इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी यहाँ पे पेशेंट होश खो देता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बाई अनयूजुअल बिहेवियर और ऑटोमेटिज्म, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है ऑटोमेटिक कुछ हरकतें ऐसे करना चालू कर देता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। द पर्सन मे नॉट रिमेंबर सीजर आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि मान लो पेशेंट को जैसे मान लो मिर्गी का दौरा आया, ठीक है, या फिर झटका आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप लोग उससे बाद में कहोगे कि यार अभी तुमको क्या हुआ था, ठीक है, तुमको तो मतलब ऐसा कुछ झटका सा आया, तो उसको याद ही नहीं रहता है, मतलब वो भूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ जो है सीजर्स की, सॉरी एपिलेप्सी की, यानी कि मिर्गी का जो दौरा है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखो वैसे यहाँ पे मतलब कोई स्पेसिफिक कॉज बता पाना मुश्किल है। बाकी हम लोगों ने जैसा देखा कि हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाते हैं और इनहिबिटरी थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसके पीछे मतलब ये क्यों होता है, मतलब ये एक्साइटेशन क्यों बढ़ जाता है, इनहिबिशन क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसके पीछे जैसे हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी जीन में ही कुछ म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। और बाकी हमें किसी टाइप की अगर हेड इंजरी है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर, यानी अगर हमारे ब्रेन में किसी टाइप का कैंसरस ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मेनिंजाइटिस, देखो हमारे ब्रेन के अंदर होती है एक मेनिंजस लेयर, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो मेनिंजाइटिस यानी कि देखो उसके अंदर अगर कोई
इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल जाए। देखो आइटिस वर्ड जहाँ पे लगे तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे जो है कह सकते हो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, मेनिंजस लेयर के अंदर, तो उसको उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी अल्जाइमर्स डिजीज तो इसको भी हम लोग देखेंगे, और स्ट्रोक इसको भी हम लोग देखेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि यहाँ पे देखो अगर हमारा बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो है सेल्स की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इडियोपैथिक रीजन्स, तो देखो इडियोपैथिक का मतलब कि कुछ ऐसे रीजन्स जो कि पता नहीं है, इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन्स, ठीक है, तो कुछ ऐसे अननोन रीजन्स भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी दवाएं भी हो सकती हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी अगर हम लोग देखें कि ये हमारा एपिलेप्सी किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो देखो एक चीज़ समझो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी हम लोग इसको थोड़ा फिर भी देखें तो ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हम लोगों ने अभी जो भी रीजन देखे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो है अल्ट्रेशन इन एक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में हमें क्या हो सकता है, कुछ अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी जो हमारे कह सकते हो एक्साइटेटर यानी कि कह सकते हो ये जो हमारे ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनके बीच में एक इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे एक हाइपर एक्साइटेशन स्टेट में जा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़ा सा कह सकते हो बढ़ गया, या फिर एक्साइटेशन थोड़ा सा उनका बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूरॉन्स के अंदर हाइपर एक्साइटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिपीटेड एंड रैपिड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पे देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है, यानी कि देखो एक्शन पोटेंशियल वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, हम लोगों ने कवर किया चेपी में, लेकिन ऐसे सिंपली समझो कि ये जो हमारा मैसेज यानी जो भी सिग्नल होता है, तो सिग्नल का जनरेशन हमारा एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल है, कह सकते हो ये जो हमारा ब्रेन को जो सिग्नल जाता है ना कि हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करें, वो बहुत तेजी से होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्रेन का नॉर्मल कह सकते हो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हमारा होता है -70 मिली वोल्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीजर्स में क्या होता है कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे कह सकते हो सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस का मतलब है कि सीजर यानी कि झटका लगने के लिए जितना थ्रेशोल्ड चाहिए वो यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीजर एपिसोड बिगिंस, यानी सीजर्स यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कंटिन्यू जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपली समझो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रैपिड जनरेशन, यानी कि हमारी जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा ही जनरेशन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखो झटके में क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट करने लगती है ना, वो कब होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कुछ रैपिड जनरेशन ऑफ हाइपर एक्साइटेशन हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ के होगे। और बाकी हम लोग बात करें अपने सिम्टम्स के बारे में, यानी कि एपिलेप्सी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो जैसे टेम्परेरी कन्फ्यूजन, यानी कि देखो वैसे आप लोग को पता है एपिलेप्सी में क्या होता है, भाई झटका लगता है, वो चीज़ सामने से देख के पता चल जाती है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो उसमें जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी देखो कह सकते हो झटका लगने से पहले, या फिर कह सकते हो अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मसल स्टिफनिंग हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी होश हो सकता है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड जर्किंग, यानी कि जर्किंग हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है। बाकी सडन रैपिड आई मूवमेंट, यानी अचानक से उसकी आंख बहुत ज़्यादा ऐसे झपक रही है, ठीक है, पलकें झपक रही हैं, और सडन मूड चेंजेस, यानी उसका मूड भी बार बार जो है थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है अपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। ये था हमारे यहाँ पे एपिलेप्सी का डिटेल इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटी कन्वर्सन ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारी एपिलेप्सी को ट्रीट करेंगे। अब एपिलेप्सी में हो क्या रहा है, एपिलेप्सी में जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी, वो काफ़ी लो चला जा रहा है और एक्साइटेटरी काफ़ी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे, यानी कि एक्साइटेटरी को लो करेंगे और इनहिबिटरी को हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी कि इनहिबिटिंग एक्साइटेटरी सिग्नल्स, एक्साइटेटरी को हम लोग यहाँ पे लो करेंगे, और इनहेंसिंग इनहिबिटरी सिग्नल्स, यानी कि इनहिबिटरी सिग्नल्स को हम लोग यहाँ पे इनहेंस करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे ये आयन चैनल्स, यानी कि देखिए भाई आप लोग को पता है कि जब भी हमारा कोई एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, हमारा सोडियम चैनल ओपन होता है, और इसके साथ साथ हमारा कैल्शियम चैनल्स भी ओपन होते हैं, ठीक है, क्लोराइड चैनल्स भी ओपन होते हैं। तो इन सबके चैनल्स के साथ भी यहाँ पे इंटरफेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सार ऑफ एंटी कन्वर्सेंट। अब अगर आप लोग यहाँ पे अपने सिलेबस को ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग का एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स दे रखी है ना, तो इसके अंदर जो है कोई एक
क्लास क्लास नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी क्लास दे रखी हैं। यानी कि देखिए बारबिचुरेट्स, हाइडेंटोइंस, ऑक्जेलिडीन, सक्सिनिमाइड्स, यूरिया, बेंजोडाइजेपिन, मिसलेनियस। और सार देखिए, सार किसी एक एक का पूछा नहीं है, बल्कि सार आप लोगों का पूरा जो है एंटी कन्वर्सन का डायरेक्टली पूछ ले गए। अगर मान लीजिए एक एक का पूछते तब भी समझ में आता, लेकिन पूरे का एक साथ में पूछा गया है और है सारी ड्रग्स अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसमें से बारबिचुरेट आप लोगों ने पढ़ा ही, बेंजोडाइजेपिन आप लोग पढ़ ही चुके हो। तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी देखिए जितनी भी टाइप की ये एंटी कन्वर्सेंट होती हैं, चाहे वो हमारा हाइडेंटोइन डेरिवेटिव हो, चाहे बारबिचुरेट हो, चाहे हमारा सक्सिनिमाइड्स हो, इन सब के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। और सब में क्या होता है, सब में यहाँ पे जो है एक्स पोजीशन पे हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सार को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये हमारा हो गया जनरल स्ट्रक्चर, और इस एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इस एच की जगह, अच्छा देखिए इसमें भी हम लोग यहाँ पे कुछ ही को डिस्कस करेंगे, सभी को डिस्कस करके कोई इतना मतलब नहीं है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर बारबिचुरेट दे रखा है, इसके अंदर हमारा बेंजोडाइजेपिन दे रखा है। तो हम लोगों ने अभी बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, इन सब का सार हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, तो बस वही आप लोग इसमें लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्स की जगह मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे अपना NH ग्रुप ला के अटैच कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये हमारा हो जाता है हाइडेंटोइन का। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा जो है कह सकते हो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे देखिए आप लोग को R1 R2 सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। लेकिन जो N1 और N3 है, ठीक है, जो दोनों नाइट्रोजन है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसका सिंपल सा हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस जो है X की जगह CH2 ग्रुप लाके अटैच कर दे तो भाई ये सिंपली हमारा रिंग बन जाएगा, यानी कि ये हमारा जो है सक्सिनिमाइड्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो हमारा R1 है, ठीक है, R1, तो ये हमारा जो है कह सकते हो R1 जो है हम लोग अगर एराइल ग्रुप्स लाके अटैच कर दे रहे हैं R1 की जगह, तो हमारा जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा फिनोसक्सीमाइड। और बाकी अगर हम लोग अभी बारबिचुरेट्स की बात करें तो यहाँ पे बारबिचुरेट्स देखिए भाई, बारबिचुरेट्स में हमें क्या होगा, इसमें हमें बारबिचुरेट हमारी 6 मेंबर रिंग होती है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, तो NHC डबल बॉन्ड O, बाकी देखिए सेम ही है ना। तो यहाँ पे हमारा बारबिचुरेट की रिंग बन गई। अब ये हम लोग भाई इसका सार हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आप लोग लिख देना। और बेंजोडाइजेपिन तो उसका भी सार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसमें सिंपली बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट और ये 1-2 पॉइंट लिख देना, बस आप लोग का काम बन जाएगा। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है क्लासेज के बारे में, तो देखिए सबसे पहला हमारा है बारबिचुरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बारबिचुरेट्स, हाइडेंटोइंस, ऑक्जेलिडीन, सबको देखेंगे। तो बारबिचुरेट्स की हम लोग बात करें तो भाई देखिए बारबिचुरेट्स हम लोग देख ही चुके हैं, हमारा बारबिचुरेट कैसे डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और इसका यूज हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा था कि इसका यूज हम लोग यहाँ पे अपने एपिलेप्सी या फिर एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी करते हैं। अब इसके अंदर जो तो मेन ड्रग होती है वो हमारी होती है फेनोबार्बिटोन और मेथाबार्बिटल, तो ये दोनों हमारी मेनली एंटी कन्वल्सेंट की तरह ज़्यादा यूज करी जाती है। बाकी और भी ड्रग्स होती हैं जो कि यूज करी जाती हैं, बट ये दोनों का ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें हाइडेंटोइंस के बारे में, तो देखिए हाइडेंटोइंस क्या होता है भाई, ये हमारी जो है हम लोगों ने देखा हाइडेंटोइंस में हमारा NH ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, और बाकी ये भी हमारा एंटी कन्वर्सन की तरह यूज़ की जाती हैं, और इनके अंदर हमारा फेनेटोइन, मेफेनेटोइन, इथोटोइन, ये सारी हमारी ड्रग्स आ जाती हैं। और देखिए ये कैसे काम करती है, ये हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। अब सोडियम चैनल को ब्लॉक करके क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि आप लोग यहाँ पे पूरा लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा सीजर्स को प्रिवेंट करती हैं। अब देखिए फेनेटोइन हमारी स्टार ड्रग है, तो इसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। सिंथेसिस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है 2 बेंजाल्डिहाइड से, ठीक है, तो 2 बेंजाल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, बेंजॉइन कंडेंसेशन। देखिए बेंजॉइन कंडेंसेशन में बस यहाँ पे कैसे थोड़ा बहुत ग्रुप्स का ट्रांसफर ही होता है, बाकी कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं होंगे। बस यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी देखिए बाकी सेम ही है, तो ये हमारा बेंजॉइन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ये दोनों आपस में आके अटैच हो गए, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन जो है इसके पास चला गया, और बाकी देखिए इसका इसी के पास है, ठीक है, इसका CH इसी के पास है, लेकिन यहाँ पे इस वाले का CH जो है ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये हमारा बेंजॉइन बन गया। अब इस बेंजॉइन का हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पे बेंजल ग्रुप देखने को मिलेगा। और इसका फर्दर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है यूरिया के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जो है NaOH एंड फिनॉल, ठीक है, तो फिनॉल और यूरिया की प्रेजेंस में जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा देखिए, तो हमारा कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे साइक्लाइजेशन वगैरह होगी और हमारा यहाँ पे
साइक्लाइजेशन नहीं होकर हमारे सिंपली यहाँ पे देखिए हमारा सिंपली जो है फेनिटोइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब साइक्लाइजेशन भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए यूरिया ग्रुप क्या हो गया, यूरिया हमारा जो है कह सकते हो इस बेंजल ग्रुप के बीच में जो है जाके अपना जो है अटैच होकर हमारा साइकिल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ें थोड़ा समझिएगा, खुद से भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमारा इसमें हम लोग करेंगे तो हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। देखिए हर एक सिंथेसिस को एकदम एग्जैक्टली समझा पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आई नो समझाया जा सकता है, बट थोड़ा सा आप समझ रहे हो, वन शॉट है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और बाकी मेफेनिडोइन की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर यूजेस हो गया, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा खुद से। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा हो जाता है ऑक्साजोलिडिन डायोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे जो है कह सकते हो सीजर्स वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और बाकी हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करते हैं। अब इसके अंदर भी हमारी 2 ड्रग हैं, ट्राईमेथाडियोन और पैरामेथाडियोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा सक्सिनिमाइड्स हो गया। तो ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, इसके अंदर 2 कार्बोनिल 1 नाइट्रोजन एटम होता है, हम लोगों ने देखा ही था इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है टी टाइप के कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, जो कि कह सकते हो अपसेंस सीजर्स में अपना एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करके काम करते हैं। अब इसके अंदर हमारी एक स्टार ड्रग है इथोसक्सीमाइड, तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंथेसिस वगैरह। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया इथोसक्सीमाइड। और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी सिंथेसिस ना आप लोग को, अगर आप लोग एकदम सोचोगे कि हाँ आप लोग को हर एक आइटम समझ में आ जाए कि हर एक आइटम कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आप लोग फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करेगा कि इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए कहना नहीं चाहिए, बट हो सके तो आप स्किप कर दीजिएगा अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो। अगर टाइम है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, बट अगर लास्ट में देख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ इजी हैं, उनको आप लोग ज़्यादा पढ़ लीजिए तो बेटर रहेगा। तो इसमें देखिए इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है इथाइल मिथाइल कीटोन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इथाइल मिथाइल मतलब देखिए इथाइल मिथाइल और कीटोन ग्रुप हो गया, और फिर हम लोग यहाँ पे इथाइल साइनो एसीटेट, ठीक है। तो इन दोनों से इसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो इनका हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन कराते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखिए आप लोग देखिए ये पूरा ग्रुप सेम ही है, यहाँ तक सेम है, ठीक है। अब ओ देखिए CH2 के बाद देखिए क्या हुआ, CH2 के बाद देखिए CH2 के बाद हमारा यहाँ पे देखिए इसका इसका और ये देखिए ये हमारा ये कार्बन, तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड ओ जो है हमारा कार्बन के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक CH3 ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CN हो गया, यानी C2H5 बेसिकली हमारा CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन में थोड़ा सा कह सकते हो रीअरेंजमेंट वगैरह टाइप की होती है। बाकी थोड़ा सा इसको आप लोग डायरेक्टली ही याद कर लीजिए, इतना एग्जैक्टली मत समझिए कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ। बाकी इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इथाइल 2 साइनो 3 मिथाइल 2 पेंटेनोइड, ठीक है। और फिर फर्दर इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोजन साइनाइड और अपने इथेनॉल के साथ कराएंगे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा इथाइल 2,3 डाई साइनो 3 मिथाइल पेंटेनोइड। अब इसमें देखिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे हमारा जो है इस CH3 के साथ यहाँ पे HCN से एक CN ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही चेंजेस हुए हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे इस CH3 के साथ एक CN ग्रुप भी अटैच हो गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके साथ ये वाला स्टेप आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है, एक हो रहा है सैपोनिफिकेशन, एक हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। अब सैपोनिफिकेशन में क्या होगा कि जो हमारा देखिए सैपोनिफिकेशन में जो हमारा आप लोग को C2H5 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO ये वाला ग्रुप हमारा रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो आप लोग को ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड OO, ये देखिए ये पूरा का पूरा हट गया, ठीक है। तो ये पूरा हट गया, अब बचा क्या, अब बचा हमारा यहाँ पे CH CN, ठीक है। अब ये पूरा जा चुका है, देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH ये नया ग्रुप है, इसको आप लोग इससे कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। ये जा चुका है, ये पूरा गया, अब बचा क्या, अब बचा हमारा ये CH CN, ठीक है, CH CN। अब ये जो CH2 है तो ये CH2 हमारा कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O। देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, ये कुछ खास थोड़ी है, हमारा यही तो है C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सिंपली इस तरीके से बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग को थोड़ा सा इस तरीके से याद करना है कि यहाँ पे हमारा CH हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये हमारा रिमूव हो चुका है। और फिर यहाँ पे भी फर्दर क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग देखें तो CH3 जो है C2H5 में चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे CN रिमूव हो चुका है, CH3 आ चुका है, और यहाँ पे हमारा ये CH3 जो है C डबल OH में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा 2 मिथाइल सक्सिनो नाइट्राइल
हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग यहाँ पे इसको हीट करेंगे एक्वस NH3 के साथ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डाईहामाइड। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इसमें बस OH की जगह आप लोग का जो है NH2 ग्रुप आके अटैच हो गया है दोनों साइड पे, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, OH की जगह NH2 आके अटैच हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बस हमें इनको जो है जोड़ देना है। तो देखिए ये जो NH2 है, ठीक है, तो देखिए ये NH2 यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे NH3 रिमूव हो जाएगा, यानी कि देखिए ये एक NH2 एक हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो गया। अब बचा क्या, अब ये इतना ग्रुप बचा, अब ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, साइकिल के फॉर्म में। तो देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, NH, देखिए ये NH हो गया, ये वाला देखिए ये C डबल बॉन्ड हो, ये इसका ये C डबल बॉन्ड हो गया। बाकी देखिए C2H5 और CH3, ये देखिए CH3 C2H5 हो गया। उसके बाद देखिए CH तो यहाँ पे ये CH है और CN भी रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे हमारा ये जो है C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इथोसक्सीमाइड जो है देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस थी, बट आई होप कि आप लोग थोड़ा, मुझे पता है समझ में नहीं आई है, बट थोड़ा सा ये समझने वाली नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, हर चीज़ें आप लोग नहीं समझ सकते हो, सॉरी, बट समझिए आप लोग, ठीक है। बाकी फिनोसक्सीमाइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे नॉर्मल से ड्रग्स हैं, इनका आप लोग याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर, यूजेज वगैरह, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्लास की, तो ये हमारा हो जाता है यूरिया एंड मोनोसिल यूरियाज, ठीक है। तो देखिए यूरिया और मोनोसिल यूरियाज, तो यूरिया में क्या होता है भाई, दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, और हमारा मोनोसिल यूरियाज में क्या होता है कि हमारा एक एसाइल ग्रुप भी जो है आ जाता है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है कह सकते हो हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और गाबा की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। तो मतलब दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, गाबा को भी इनहेंस कर रहे हैं, गाबा क्या है इनहिबिटरी नेचर का है, और सोडियम यानी कि जो एक्टिवेट कर रहा है उसको भी रोक रहे हैं। तो ओवरऑल जो है हमें एक सप्रेशन देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर भी देखिए एक हमारी स्टार ड्रग है कार्बामाजेपिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बहुत सिंपल इसकी सिंथेसिस, यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है। हमारी डाइबेंजाजेपिन से रिएक्शन हम लोग फॉस्जिन के साथ कराएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए सिंपल से कुछ नहीं हो, बस इस H और HCl अलग हो गए, और ये जो C डबल बॉन्ड और Cl है ये हमारा नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। देखिए C डबल बॉन्ड और Cl नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया और हमारा बन गया डाइबेंजाजेपिन 5 कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर जो है C2H5 OH और NH3 से कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो हमारा NH3 है ये आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक H और Cl ये रिमूव हो जाएगा और हमारा यहाँ पे HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया और हमारा कार्बामाजेपिन हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। यूजेस की बात करें तो हमारा एपिलेप्सी, सीजर्स, इन सबके ट्रीटमेंट में हमारा यूज होता है। बाकी नेक्स्ट हमारा फेनासिमाइड हो गया, ठीक है, और फिर हमारा बेंजोडाइजेपिन के अंदर हमारा क्लोनाजिपाम हो गया, और मिसलेनियस की बात करें तो इसके अंदर हमारी 4 ड्रग प्रीमाडोन हो गया, वैल्पोरिक एसिड हो गए, और हमारा यहाँ पे गाबापेंटिन हो गया, और हमारा फैल्बामेट हो गया। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 4। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए यूनिट 4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 4 मतलब देखिए वैसे तो काफ़ी लेंदी थी, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ड्रग्स हैं, ठीक है, बाकी सारी जो ड्रग्स हैं ये आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स आप लोग को मिल जाएगी, और इसमें कुछ खास बताने लायक होता नहीं है। और देखिए कहना नहीं चाहिए, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोग का कोई मतलब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी ही तो है, बस इसमें ड्रग्स का स्ट्रक्चर वगैरह और आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि देखिए किसी भी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें हमें समझना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने सभी का डिस्कस करा ही। उसके बाद सार भी हम लोगों ने देखा, सिंथेसिस भी हम लोगों ने देखी। बाकी और तो मतलब मेरे हिसाब से कुछ खास डिस्कस करने लायक नहीं था। बाकी अगर आप लोग को ऐसा लगा हो कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं करी हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, उसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो भी आप लोग फीडबैक दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।